हेलो गाइस, वेलकम टू बायोमीनिया। फोर्थ पॉडकास्ट हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 के साथ में 12th क्लास का रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये रिप्रोडक्शन इन वुमेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको पॉडकास्ट ध्यान से सुनिएगा और 2 से 3 बार इसको सुनिएगा ताकि आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन सके और कुछ पॉइंट मिस ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें फर्स्ट आपको एक डेफिनेशन दे रखी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। तो इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। नेक्स्ट है हमारा कि पहले हमने सुना था कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था, जैसे कि उसमें स्लोगन दिया गया था बहुत सारे कि हम दो हमारे दो, उस टाइप से। तो वो प्रोग्राम कब आया था इंडिया में? इनिशिएट हुआ था 1951 में। दिस प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। एक करंटली जो प्रोग्राम आपका न्यू एक और लॉन्च हुआ है, उसमें उसका नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम, जो स्टार्ट किया गया अवेयरनेस के लिए कि रिप्रोडक्शन में हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी फैमिली की हेल्थ में और आपका बिहेवियर, सब एस्पेक्ट्स आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपका प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है न्यू। नेक्स्ट आपका दे रखा है कि अभी जो बैन हुआ है, जैसे कि हम इससे पहले फिटस का अपन जेंडर पता कर सकते थे, वो अभी बैन हुआ है बिकॉज फीमेल फिटिसाइड्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए थे, तो इस वजह से बैन किया गया। और उसको बोलते थे एमनियोसेंटेसिस। इसका में अपन जो फिटस होता था उसकी जेंडर हम पता कर सकते थे, बट ये फॉर फीमेल फिटिसाइड्स बहुत इंक्रीज़ होने की वजह से बंद किया गया है अभी। इस पर फीमेल फिटस का अपन जेंडर पता करते हैं क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग से, जिसमें कि अपन फिटस सेल में इंजेक्ट करके एमनियोटिक फ्लूइड निकालते थे, उसकी कैरियोटाइपिंग करके हम जेनिटल डिसऑर्डर और इसका जेंडर पता कर सकते थे। तो क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग और एमनियोसेंटेसिस ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में हेल्थ एंड डिसीज़ उसमें पढ़ेंगे, जब STDs वगैरह पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। नेक्स्ट टॉपिक जो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन या पॉपुलेशन इंक्रीज अचानक से कैसे हुई, क्योंकि इसमें आपको एक डाटा दे रखा है कि 1900 में जो 2 बिलियन मतलब 2000 मिलियंस जो आपकी पॉपुलेशन थी, वो 2000 में आते आते 6 बिलियन और 2000 से 2011 में 7.2 बिलियन आपकी पॉपुलेशन हो गई थी। तो इंक्रीज़ कैसे हुई और क्यों हुई? क्योंकि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट मतलब MMR और या इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो थी IMR बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होने की वजह से एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन हुआ। बट हमने मार्क किया कि मई 2011 में 1.2 मिलियन अक्रॉस आपके जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी। वो इसलिए क्योंकि सब लोगों को नॉलेज नहीं थी इस बारे में कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, तो प्रोग्राम चलाए गए थे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम, इसलिए चलाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में हम पहले परमानेंट मेथड एंड फिर सेकेंड हम बात करेंगे फर्स्ट हम बात करेंगे टेम्प्रेरी मेथड के बारे में, सेकेंड हम बात करेंगे परमानेंट मेथड के बारे में। तो टेम्प्रेरी मेथड में जो फर्स्ट मेथड है जो नेचुरल मेथड, तो नेचुरल मेथड में फर्स्ट है कोइटस इंटरसेप्टस। इसमें हम क्या होता है कि विड्रॉल ऑफ पेनिस जस्ट प्रायर टू इजैकुलेशन, ये आपका इट विल प्रिवेंट इंसेमिनेशन। बट आपका इसमें ये तो होता है कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं इंसेमिनेशन आप विड्रॉल ऑफ पेनिस से ड्यूरिंग द कोइटस इंटरप्टस में। पर इसमें रिस्क आपका ये होता है कि आप इसमें STD प्रिवेंट नहीं है, STD आपको हो सकती है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ आपको हो सकती है। तो और ये फुल्ली प्रूफ मेथड भी नहीं है। इसमें सिक्रेशन ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होता है उसकी वजह उसमें भी स्पर्मेटोजोआ पाया जाता है, तो ये फुल प्रूफ मेथड नहीं है, तो इसलिए इसमें रिस्क होता है। तो ये फर्स्ट आपका टेम्परेरी मेथड है कोइटस इंटरप्टस। सेकेंड है पीरियोडिक एब्सटेंसेस। इसमें आपका सेफ पीरियड होता है, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओव्यूलेशन का 14th डे, उससे पहले 1st to 10 डे जो होता है वो भी सेफ पीरियड होता है, और आफ्टर
14 दिन या 17 डेज़ के बाद में डे 18 से 28 जो होता है वो भी सेफ पीरियड होता है। इन सच अ मैथड इन विच द कपल अवॉइड एन एब्सेंस फ्रॉम द कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सेप्टेड। तो ये होता है पीरियोडिक एब्सेंसेस, ये नेचुरल मेथड्स है। नेचुरल मेथड का थर्ड है लैक्टेशनल एमेरिया। इसमें absence of menstruation method is based on the fact that ovulation and the cycle does not occur during the period of intense lactation following parturition। जब पार्चुलेशन हो जाता है या बेबी फर्स्ट आपका हुआ है उसके बाद में लैक्टेशन टाइम जो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए होता है आफ्टर पार्चुलेशन, इस टाइम पे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत हाई होता है। तो इस हार्मोन की वजह से ये सप्रेस करता है और ये सप्रेस करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स के सेक्रेशन को या नेगेटिव फीडबैक देता है, जिससे हम प्रिवेंशन होता है ओव्यूलेशन का। बट इन सब में रिस्क आपकी ये है कि ये आपको प्रिवेंट नहीं करता है एसटीडीज़ की वजह से। सेकेंड मेथड है बेरियर मेथड। बेरियर मेथड में आपका ये है कि फर्स्ट है कॉन्डम्स फॉर मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं। और ये फर्स्ट है कि इट प्रिवेंट इंसेमिनेशन, ये इंसेमिनेशन से प्रिवेंट करते हैं। ऑल्सो प्रिवेंट एसटीडीज़, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से भी आपको प्रिवेंट करेगा। फिर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं और सेफ़ एंड इजी टू यूज़। दिस इज़ द सेकेंड है बेरियर मेथड्स का फर्स्ट। फिर सेकेंड है आपका डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स। इट ऑल्सो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू सर्वाइकल कैनाल। दिस इज़ अ रीयूजेबल बट सेफ एंड साइड इफ़ेक्ट्स। बट आपके डायफ्राम सर्वाइकल जो कैप है वो इट डज़ नॉट प्रिवेंट द एसटीडीज़। नेक्स्ट जो आपको केमिकल मेथड्स है जैसे फॉर्म, जेलीज, स्पर्मेसिडाइल क्रीम्स, दिस आल्सो यूज्ड विद दिस बैरियर्स टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि ये केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं लाइक ZnSO4, KMnO4, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड। इससे एसिडिक मीडियम क्रिएट किया जाता है जो आपको स्पर्मेटोजोआ की एफिशिएंसी को कम करता है। देन इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि केमिकल मेथड से आपके एलर्जी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट आपका है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, IUDs। इसमें फर्स्ट है आपका नॉन मेडिकेटेड का मैकेनिज्म ये होता है कि ये प्रमोट करता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। ये यूट्रस में आपका स्पर्म जाने के बाद वहाँ फैगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देता है और जिससे आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। सेकेंड है आपका Cu+2 रिलीजिंग। इसमें है CUT जो आपका एग्जाम्पल्स है इसके, और Cu7 और मल्टीलोड 375। अब CU रिलीजिंग जो आपका है IUD, इसमें मैकेनिज्म ये है कि वो स्पर्म की मोटिलिटी रिड्यूस कर देता है। जैसे स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो रिग्रेस होनी चाहिए बट उसकी मोटिलिटी रिलीज़ कर देता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी स्पर्म की डिक्रीज़ कर देता है। फिर थर्ड है आपका हार्मोनल रिलीजिंग IUD। हार्मोनल रिलीजिंग IUD में है पॉजिस्ट्रेट और LNG-20। इसका जो मैकेनिज्म है वो इट मेक्स यूट्रस अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इसका क्या होता है कि सर्वाइकल म्यूकस का थिकनिंग कर देता है, जिससे आपका स्पर्म वहीं ट्रैप हो जाता है, उसका फिर फैगोसाइटोसिस हो जाता है, जिससे यूट्रस जो है वो अनस्टेबल हो जाता है फॉर इम्प्लांटेशन। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो है IUDs मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। अब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे हार्मोनल मेथड में आपका पिल्स भी आता है। पिल्स आपके दो तरह के होते हैं, जैसे डेली पिल्स में आपका माला D, माला N, जो कि आपको डे 1 to 21 पिल्स आपको लेनी होती है डेली एक। फिर 7 डे आपको गैप करना होता है। 7 डे में आपका फिर 7 डे जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होना होता है तब आपको गैप करना होता है, फिर नेक्स्ट आपको वापस स्टार्ट कर लेनी होती है। ये पिल्स आपको डेली लेनी होती है। इसमें प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपका नेगेटिव मतलब एक्सेस में होने की वजह से नेगेटिव फीडबैक देता है LH को, जो LH को नेगेटिव फीडबैक देने की वजह से उसमें प्रिवेंट ओव्यूलेशन। तो इसमें दोनों कॉम्बिनेशन होता है, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन और सिंथेटिक ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। बट इसके साइड इफेक्ट्स ये हैं कि इसमें स्टेरॉइडल होती हैं और ये इस वजह से फीमेल में कोलेस्ट्रॉल की मतलब अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से वो
मोटी हो सकती है, हेल्दी हो सकती है, या फैट इसका बढ़ सकता है। देन आपका है सहेली, जो कि वीकली वंस इन अ वीक, और इसके बहुत फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और ये हाईली कॉन्सेप्टिव वैल्यू है। ये पर नॉन स्टेरॉइडल है, और इसको जो हमने डेवलप किया था वो करा था CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो कि लखनऊ में है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका नेगेटिव क्वेश्चन जा चुका है कि सैली डेवलप्ड बाय, तो उसका आंसर है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर इसमें आपका नेक्स्ट है, आपको इंजेक्शन दिए जाते हैं डोपावेरा के, जो स्लोली रिलीज होते हैं। मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट के इंजेक्शन होते हैं, डोपावेरा इसका नाम है, डोपावेरा इंजेक्शन, जो कि वैलिड होते हैं 6 मंथ्स के लिए। आप 6 मंथ्स में एक बार इंजेक्शन लगवाइए। देन इट्स कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड, तो ये इसका नाम है डेपोवेरा एंड वैलिड फॉर 6 मंथ्स। देन इम्प्लांट्स या फिर नॉट प्लांट्स, इसमें आपका 6 स्टिक्स होती हैं। 6 स्टिक्स आपकी इम्प्लांट की जाती हैं अंडर द स्किन, या फिर जो सबक्यूटेनियस, यानी कि स्किन में इम्प्लांट की जाती है 6 स्टिक्स, जो कि प्रोजेस्टेरॉन में ही सिर्फ होता है, फिर एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। स्लो रिलीज होता है, तो ये भी आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड है। देन हम बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि विदिन 74 आवर्स में दी जाती है, जो हाईली क्वांटिटीज़ में प्रोजेस्टेरॉन की पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका बिफोर ओव्यूलेशन या कि 14 डेज से पहले का टाइम है, तो ये प्रिवेंट करेगा ओव्यूलेशन। अगर ओव्यूलेशन आफ्टर ओव्यूलेशन का बात है, तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा, और नेगेटिव फीडबैक की वजह से इसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जैसे कि आई पिल अनवांटेड 72, इसमें ड्यूरिंग टाइम ऑफ, या तो ड्यू टू रेप या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में आपको दिया जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। देन आपका बात करते हैं परमानेंट मेथड की। परमानेंट मेथड में आपका फर्स्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में आपका फर्स्ट है वेसिकोटॉमी। वेसिकोटॉमी में क्या होता है, कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ अ वासा डिफरेंस इन अ मेल, इधर इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें रिवर्सिबिलिटी बहुत कम होती है। इसमें क्या होता है कि आपका पूरा फंक्शन होगा, पर जो सीमन होगा वो विदाउट स्पर्म आपका होगा, क्योंकि इसमें वैसो डिफरेंस को काटा जाता है और टाई कर दिया जाता है। तो सीमेन आपका रिलीज तो होगा विदाउट स्पर्म, तो इसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। फिर सेकेंड है टुबिक्टोमी। टुबिक्टोमी में क्या होता है, कटिंग एंड टाइंग फेलोपियन ट्यूब। तो इसमें फीमेल में इसकी भी ये भी इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। अब तो ये है कि आप कॉन्सेप्टिव मेथड हम पहुँच चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP की, जो लीगलाइज्ड हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज्ड किया था MTP, मतलब अगर फिटस में कोई प्रॉब्लम है आपका, तो आपको अबॉर्ट करवाना है, तो वो MTP लीगलाइज्ड कराया गया था बहुत विद सम रूल्स। तो बिकॉज इसका बहुत मिसयूज़ होने की वजह, अवॉइड होने की वजह से आपको इसके स्ट्रिक्ट कंडीशन दिए गए थे 1971 इन इंडिया। फिर इसको एमिटेंट किया गया, वापस से इसका एक्ट दिया गया MTP का 2017। इस पर आपको क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको इसको ध्यान से सुनना। पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको MTP करवानी है आफ्टर 12 वीक, तो इट कैन बी अबॉर्टेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको रजिस्टर्ड 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर का एडवाइस लेना पड़ेगा, ओपिनियन लेना पड़ेगा, देन आप करवा सकते हो। पर सेफली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत सेफ होता है मेडिकल MTP में कंडीशन आपकी होनी चाहिए, जैसे कि आपको हाई रिस्क है और प्रेग्नेंट वुमेन की, या फिर कोई इंजरी, फिजिकल इंजरी या फिर मेंटल इंजरी हुई है हेल्थ में, तो आप MTP करवा सकते हैं। सेकंड आपका है कि सब्सटेंशियल रिस्क, या फिर जो चाइल्ड जो बॉर्न होने वाला है वो इट वुड बी सफ़र फ्रॉम सच फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ एज टू बी सीरियसली हैंडीकैप्ड। इस कंडीशन में आपकी MTP हो सकती है। अब नेक्स्ट आपका STIs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिसमें हम आपको पूरी डिटेल में आपका नेक्स्ट जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में बात करेंगे अबाउट AIDS HIV बारे में। सब इसमें याद रखिए कि इन्फेक्शन जो इसके प्रिंसिपल्स है, सिंपल प्रिंसिपल्स वो याद रखिए। फर्स्ट है अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स एंड मल्टी पार्टनर्स।
Always try to use condoms during coitus. In case of doubt, one should be go to qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with an infection. नेक्स्ट आपका इनफर्टिलिटी में आपका ये है कि कपल नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस या टू फर्टिलाइज द एग, सो इट्स कॉल्ड इनफर्टिलिटी. दे आर इनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन. तो इसके लिए हमें ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़. जिससे आप इसमें आपका फर्स्ट है, इसको बोलते हैं आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. ये 2 टाइप्स में हो सकती है. एक IVF होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है. मतलब अगर फीमेल की बॉडी फर्टिलाइजेशन के लिए अगर नहीं अलाउ कर रही है कुछ भी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें फर्टिलाइजेशन आप बाहर करवा के देन आपका फीटस जिसमें आपका इम्प्लांट किया जाता है. तो उसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट है गिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र. इसमें आपका क्या होता है कि मदर से ओवम लिया जाता है. सेकेंड फादर से आपका स्पर्म लिया जाता है. उनको दोनों को टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवा के ब्लास्टोमियर या फिर अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पे जो साइकोट बनता है उसको फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट किया जाता है. उसको बोलते हैं हम CZIFT गिफ्ट जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र. अगर अप टू 8 ब्लास्टोमियर या 16 to 32 ब्लास्टोमियर में यूट्रस में डायरेक्टली हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिर है इन वीवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल. नेक्स्ट पहले हम ये बता देती हूँ मैं आपको कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र मतलब जो 16 to 32 ब्लास्टोमियर में आपका जो यूट्रस में इम्प्लांट किया जाएगा उसको बोलते हैं IUT. IUT कब करते हैं, या तो जो मदर का जो यूट्रस है वो हॉस्टाइल है स्पर्म के लिए, एम्ब्रियो स्टेज के लिए, तो हम सरोगेट मदर में इम्प्लांट करते हैं यूट्रस. ठीक है, 16 to 32 ब्लास्टोमियर को. नेक्स्ट हम बात करते हैं ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. व्हेन द स्पर्म इज़ अनेबल टू पेनिट्रेट द ओवम, जैसे कि स्पर्म की तो एफिशिएंसी कम है या स्पर्म काउंट कम है तो स्पर्म अनेबल टू पेनिट्रेट द ओवम, तो हम क्या करते हैं ओवम कलेक्ट करते हैं. फिर हम सिरिंज से स्पर्म कलेक्ट करते हैं. स्पर्म कलेक्ट करके सिरिंज से हम ओवम में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर जाइगोट फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल, तो इसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं. जिफ्ट पे अगर जाइगोट के स्टेज पे तो जिफ्ट हो सकता है और एम्ब्रियो स्टेज पे तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो सकता है. बट आपने क्या ट्रांसफ़र किया है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म का इंजेक्शन दिया. ठीक है, स्पर्म ट्रांसफ़र का इंजेक्शन. इसमें क्या होता है कि आपका स्पर्म जो है डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू अ ओवम. इन व्यू फर्टिलाइजेशन जैसे कि हम बात करते पहले कि फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, तो इसमें फर्स्ट है गिफ्ट गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र. अगर इफ़ अ फीमेल या मदर कैन प्रोड्यूस एग, तो हम क्या करते हैं देन सरोगेट मदर से हम एग लेते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं ओरिजिनल मदर में. उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. मतलब मदर जो है या जो फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती तो दूसरी मदर से आप एग लेके उसमें ट्रांसफ़र करते हैं ताकि उसकी पूरी बॉडी सूटेबल है या यूट्रस उसका सूटेबल है फॉर इम्प्लांटेशन, तो आप सिर्फ उसमें एग ट्रांसफ़र करते हैं आर्टिफिशियली ओरिजिनल मदर में, तो आप उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. तो बेबी का जो कैरेक्टर होगा वो सरोगेट मदर में होगा. देन मैंने आपको बोला जैसे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाते हैं. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि स्पर्म भी आपको आर्टिफिशियली आप ओरिजिनल मदर में आप भेजेंगे और सरोगेट मदर से आप एग भी मदर में भेजेंगे, देन आपका उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. तो जब मदर एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती है उसमें आपका जो एग भी आप आर्टिफिशियली भेजते हैं और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से या फिर आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों से आप स्पर्म आपका भेज सकते हैं फॉर ओव्यूलेशन. देन आपका नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है स्पर्म मतलब फादर का हो या डोनर का हो. फादर में आपका इंडिया इसलिए जाता है उस मेल का बिकॉज या तो उसका स्पर्म काउंट बहुत कम हो इन द एजुकेलेशन, तो आप उसको डायरेक्टली इंसेमिनेट करते हो वेजाइना में, या फिर
यूट्रस में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होता है, या फिर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डायरेक्टली वजाइना में करते हो। वजाइना में करोगे तो आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर यूट्रस में कि मतलब कैपेबल नहीं है आपका स्पर्म, तो कि आपका थोड़ा भी उसमें मोर्टेलिटी कम है, तो आप उसके लिए आप यूट्रस में इम्प्लांट कर सकते हो। तो उसमें आपका चांसेस ज़्यादा अच्छा होता है फर्टिलाइजेशन का, तो उसमें आप इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन होता है। आपका ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, तो आप अच्छे से इसको, तो नेक्स्ट आपका हम चैप्टर लेंगे अगले पॉडकास्ट के लिए। सॉरी फॉर अ डिले ऑफ 1 डे, बिकॉज मेरा थोड़ा हेल्थ इशू था, तो आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट तो बिल्कुल टाइम पे मिलेगा, पर आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट मिल जाएगा। और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको रोज़ ऐसे ही पॉडकास्ट मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपके पास कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। और नीट बहुत पास में आ गया है, मतलब 1.5 महीना अप्रॉक्स रह गए हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, तो अच्छे से तैयारी करिए और इसको बार बार सुनिए। फॉर बायोलॉजी के लिए आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी, और टाइम सेविंग रिवीजन के लिए आपको बहुत अच्छा है ये। तो आप एक बार सुनिए और आप एक बार क्वेश्चन ट्राई करिए इसको सुनने के बाद में, तो आपको खुद को पता चलेगा कि ये बहुत सही है, इसमें कोई मैंने समरी या फिर कोई आपका पॉइंट नहीं छोड़ा है। तो थैंक यू, और नेक्स्ट आपका पॉडकास्ट कल आपको अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को या और कोई नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके, उनका रिवीजन टाइम सेविंग रिवीजन हो सके, क्योंकि आपके लिए इस टाइम पे एक एक मिनट एक एक पल बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आप अच्छे से पढ़ाई करिए अपने, और नीट की प्रिपरेशन अच्छे करिए, अपनी 21 में का सेक्शन पक्का करिए। थैंक यू।